विद्यार्थियों, आज फिर एक नया टॉपिक लाए हैं साइंस का, बायोलॉजी। उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो आप नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हो और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिए हैं हम लोग। आने वाले एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है, चाहे आपको व्यापम हो, CGPSC हो, या फिर लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, साथ ही साथ रेलवे, आपका SSC का कोई भी फॉर्म हो, CHSL हो, MTS हो, CGL हो, सभी के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो पर बने रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है स्टूडेंट की बीमारी जब होता है तो हम दो तरीके से देखते हैं। पहला, एक वायरस से होने वाला बीमारी, दूसरा एक जो बैक्टीरिया से होता है उस बीमारी के बारे में। ठीक है, तो आज जो टॉपिक लिए हैं हम लोग वायरस से होने वाली बीमारी के बारे में और उससे उपचार क्या है उससे संबंधित हमने टॉपिक लिया है। ठीक है, वायरस से संबंधित होने वाली बीमारियों के बारे में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से बीमारी है जो वायरस से होते हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या है, इसके इन्फेक्शन कैसे फैलता है, और इन्फेक्टेड ऑर्गन्स कौन से हैं, कॉजेस कौन से हैं, और इसके ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, और डिसीज क्या है उसके बारे में पूरे हम विस्तार से इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा के बारे में आप सभी जान रहे होंगे, अगर नहीं जानते तो देख सकते हैं यहाँ पे। इन्फ्लुएंजा रोग है जो वायरस के कारण होता है। इसकी कारक की बात करें तो कारक है मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इसका कारक कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट? तो मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा इसका कारक हो जाएगा। याद रखिएगा, इसको माइंड में आपको बिठाते चलना है। जिस प्रकार का डिसीज के नाम है उसी के कारक के लास्ट में जो आया है वो इन्फ्लुएंजा है। दूसरा है इन्फेक्टेड ऑर्गन्स कौन सा है? ठीक है, इन्फेक्टेड ऑर्गन्स मतलब क्या होता है? प्रभावित अंग। ठीक है, तो प्रभावित अंग क्या हो जाएगा? श्वास नली। ठीक है, श्वास नली जिससे हम श्वास लेते हैं, नाक के जरिए लेते हैं और फेफड़े जाके वो कनेक्ट होते हैं, वही श्वास नली इसके द्वारा क्या होता है? इन्फेक्टेड होता है। ठीक है, याद रखिए कि सांस ले, जैसे हम सांस चलता रहता है, वो अगर इन्फेक्टेड हो जाएगा तो हमारे सांस लेने में दिक्कतें आएंगी और बिल्कुल उसी प्रकार से हो जाएगा जिस प्रकार कोरोना काल में सांस लेने में दिक्कत आता था और लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होती थी। इस प्रकार की समस्या आने लग जाता है। ठीक है, इसके संक्रमण कैसा होता है तो देख लो, इनके इन्फेक्शन कैसा फैलता है? तो संक्रमित व्यक्तियों के थूक, कफ आदि द्वारा। ठीक है, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है इन्फ्लुएंजा से, ठीक है, अगर उनके थूक है, कफ है, उनसे अगर हवा निकल रहा है, हवा प्रवाहित हो रहा है, अगर साइड में आप हैं तो उसके द्वारा प्रवाहित हवा आप पे आ जाता है तो क्या हो जाएगा? आप भी इस रोग से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, आप भी इस रोग से संक्रमित हो जाएंगे। और ये वायु संवाहित रोग है, यहाँ पे स्पष्ट है कि वायु संवाहित रोग है, वायु के द्वारा भी फैलता है। कोई अगर साइड में छींक रहा है आपके तो चांस है आपको भी ये रोग हो जाएगा। ठीक है, वायु संवहित रोग है, इसका मतलब यही है कि ये वायु से भी फैलता है। ठीक है, अब इसका कैरेक्टर कौन कौन सा है भाई? तो देख लेते हैं कैरेक्टर क्या है। तो जब भी अगर किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा रोग हुआ है तो उसका लक्षण कैसे पता चलेगा? तो लक्षण पता है इस प्रकार से चलेगा। खांसी, जिसको खांसी होगा, खांसी के साथ साथ बलगम भी आएगा, छींक आएगा। ठीक है, खांसी जो जोर से आता है, छींक थोड़ा सा धीमा आता है, खांसी और छींक के साथ आता है बलगम, ज्वर, साथ ही साथ ज्वर और सिर दर्द आदि। ठीक है, आपको बुखार भी है, साथ साथ सिर में भी अगर पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो समझ जाइएगा आप इन्फेक्टेड है। किसके कारण? इन्फ्लुएंजा के कारण। ठीक है, अब उपचार देखेंगे तो उपचार कौन कौन से इसके लिए? तो उपचार में देखते हैं, इन्फ्लुएंजा के नियंत्रण का कोई प्रभावी तरीका नहीं है। ठीक है, कोई ठोस, कोई भी सॉलिड कोई मेथड नहीं है इसके लिए, लेकिन एंटीबायोटिक का जो मेडिसिन है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको इस्तेमाल करने के बाद इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। ठीक है, एंटीबायोटिक जो होता है वो बूस्ट का काम करता है। ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। तो अगला है पोलियो रोग। ठीक है, ये भी वायरस से होने वाला सेकंड नंबर का रोग है, वो है पोलियो। पोलियो रोग किसके कारण होता है? तो पोलियो रोग होता है पोलियो विषाणु के कारण। ठीक है, पोलियो विषाणु के कारण पोलियो रोग होता है। प्रभावित अंग की बात करें तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है इसमें। ठीक है, तंत्रिका तंत्र जिसको नर्व सिस्टम बोला जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन अवर बॉडी। वो बहुत ज्यादा रोल, अच्छा से रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको डायरेक्ट इन्फेक्टेड करता है, डायरेक्ट उसको प्रभावित करता है
ये पोलियो विषाणु, ठीक है, कैसे फैलता, कैसे इन्फेक्ट कैसा होता है, इन्फेक्टेड तो होता है ये जल एवं भोजन से, ठीक है, पीने के पानी से और भोजन से। भोजन चाहे किसी भी टाइप का भोजन हो, वो इनका माध्यम बनता है संक्रमण का। लक्षण की बात करें तो मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, ठीक है, सिकुड़ जाती है मांसपेशियां, टांग हाथ निष्क्रिय हो जाते हैं, बच्चे विकलांग हो जाते हैं, बताइए, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, मांसपेशियां जो रहता है हाथ और पैर का, वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और हाथ और टांग निष्क्रिय हो जाते हैं। जो ये जस्ट इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप लोग, एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया हो, जब आपके हाथ पैर में झुनझुनी आ जाता है तो आपके जो हाथ पैर निष्क्रिय हो जाते हैं, आप उसको अपने माइंड से उसको कमांड नहीं दे सकते, वो अपने माइंड के कमांड के हिसाब से नहीं चलता, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे पोलियो होता है तो हाथ और पैर निष्क्रिय हो जाते हैं। अधिकतर बच्चों में इस प्रकार के रोग देखे जाते हैं, इसलिए बच्चे विकलांग हो जाते हैं, ठीक है। इसका उपचार क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, तो उपचार के बारे में देखें तो पोलियो ड्रॉप्स, ठीक है, प्रत्येक वर्ष पोलियो ड्रॉप्स पिलाया जाता है बच्चों को। छोटे छोटे नन्हे बच्चे रहते हैं, उसको 2 से 3 ड्रॉप पिलाया जाता है पोलियो ड्रॉप्स, जो कारगर सिद्ध होता है। अगला देखेंगे, अगला जो बीमारी है, डिसीज है, वो है खसरा, ठीक है। अगला जो डिसीज है क्या है, तो वो है खसरा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, तो मार्बेली विषाणु के कारण होता है खसरा, ठीक है। मार्बेली विषाणु याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी ये पूछा जाता है कि आप मैच द फ्लोइंग डिसीज एंड देयर काउसेस, आपको ये बताना है उसके कारक और रोग, उसको मैच करना। कैसे मैच करोगे, जब तक आप लोगों को उसके कारक नहीं पता रहेगा, डिसीज नहीं पता रहेगा, कौन से बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और कौन से वायरस से होने वाला रोग है, जब तक आपको नहीं पता रहेगा आप कोई भी मैच नहीं कर सकते, ठीक है। ये साइंस का क्वेश्चन इसलिए बहुत ज्यादा माइंड डाइवर्ट करके रख देता है, क्योंकि इसमें जो वायरस के नाम है और बैक्टीरिया के नाम जो होते हैं वो थोड़े से आउट ऑफ माइंड रहते हैं, उसको समझ के पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं खसरा में क्या है, कारक क्या है, मार्बेली विषाणु है। प्रभावित अंग कौन सा है, तो संपूर्ण आल बॉडी है, ठीक है। आल बॉडी खसरा से वो प्रभावित होता है। संक्रमण कैसे फैलता है, तो वायु वाहित रोग विषाणु नाक से स्त्रावन द्वारा, ठीक है। ये भी वायु वाहित रोग है। वायु वाहित रोग मतलब क्या समझते हैं, वायु से फैलने वाला रोग, जिसको वायु वाहित रोग कहा जाता है, ठीक है। और ये नाक की स्त्रावन द्वारा, जैसे नाक से निकलने वाले जो पदार्थ है, उसको अगर कोई व्यक्ति वहां पे पदार्थ निकाल देता है, नाक से निकलने वाले जो सर्दी में रहता है, ठीक है, नाक बहता है और बह रहा है, उससे हवा से अगर कोई व्यक्ति उसे किस साइड में है, अगर वो हवा उसके पास जाता है तो उसको भी क्या हो जाएगा, वो भी इस रोग से इन्फेक्टेड हो जाएगा, खसरा से इन्फेक्टेड हो जाएगा और वायु के द्वारा फैलता है। अगर चीख है, कुछ है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। लक्षण के बारे में बात करें तो कौन सा लक्षण है भाई इसमें, तो देख सकते हो लक्षण, आरंभ में नाक आंख से पानी बहना, ठीक है, आरंभ में नाक और आंख से पानी बहना, शरीर में दर्द, ज्वर और 3-4 दिन बाद शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। 3-4 दिन बाद क्या हो जाते हैं, शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। तो इसका मेन लक्षण है। आप लोगों पे एक चीज बता दूं, लाल दाने होने का मतलब ये नहीं कि आपको किसी प्रकार का माता, बड़ी माता, छोटी माता, ऐसा नहीं समझना। डिफरेंट टाइप से होते हैं, ठीक है। स्मॉल पॉक्स और बिग पॉक्स ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप होता है, और इसमें खसरा में भी इस प्रकार से होता है। तो उसका नॉर्मल से सिम्टम है, कैरेक्टर है, यहाँ पे देख सकते हो। आरंभ में आपका नाक भी बहेगा, साथ साथ आंख से पानी भी बहना। आंख का पानी की बहना मतलब ये नहीं कि आप रो रहे हो तब भर रहे हैं और वो उसको आपने कैरेक्टर मान लिया, ऐसा नहीं है। जो खाली समय में भी नाक के साथ साथ आंख बह रहा है, वो इसका क्या होगा, सिम्टम होगा। दूसरा चीज अगर देखें तो सर दर्द के साथ आपको ज्वर भी आएगा, ठीक है, शरीर में दर्द के साथ साथ ज्वर आएगा, और 2 से 3 दिन के बाद शरीर में क्या हो जाएगा, लाल लाल दाने उभर के आएंगे, ठीक है, लाल लाल दाने उभर के आएंगे। तो ये कैरेक्टर होगा खसरा का, और होता ही इसका कारक है मार्बेली विषाणु, याद रखिएगा। अब इसका उपचार क्या है, तो दोस्तों इसका उपचार होगा आराम करना, हल्का भोजन और उबला पानी पीना, ठीक है। इसका उपचार में होगा आपको रेस्ट लेना है और हल्का भोजन लेना है, एकदम से नहीं आपको इतना ज्यादा खा लिए हो कि आपको वोमिट हो जाए, उस प्रकार से नहीं, आपको हल्का भोजन लेना है और पोषण युक्त भोजन लेना है, ठीक है, न्यूट्रिशन फुल भोजन लेना है, उबला पानी पीना है, उबला पानी यानी कि बॉइल्ड वाटर लेना है, साथ ही साथ आपको इसका खसरा का टीका लगता है वो लगवाना है, तो आपको आराम मिलेगा,
ठीक है, अगला हम चलते हैं, अगला हमारा जो डिसीज है, जो वायरस से होने वाला डिसीज, वो है चेचक। ठीक है, चेचक रोग है अगला। देखते हैं चेचक में क्या है। तो चेचक किसके कारक है? तो चेचक का कारक है वेरियोला विषाणु। ठीक है, वेरियोला विषाणु चेचक के कारक है। यहां पे देख सकते हो आप लोग, वेरियोला विषाणु ये कहां होता है? प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण शरीर को ये प्रभावित करता है चेचक। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अपने ग्रामीण स्तरीय भाषा में? बड़ी माता बोलते हैं। ठीक है, बड़ी माता, ग्रामीण स्तर में इसको बड़ी माता बोला जाता है। एक्चुअल में ये चेचक होता है। और ये संक्रमण कैसे फैलता है? तो संक्रमण फैलता है वायु द्वारा। ठीक है, वायु के द्वारा रोगी से सीधे संपर्क से। अगर किसी व्यक्ति को ये चेचक रोग हुआ है, बड़ी माता हुआ है, अगर हम उसके संपर्क में आते हैं, उसके इस्तेमाल किए हुए कपड़े यूज करते हैं, उसके इस्तेमाल किए हुए बर्तन को यूज करते हैं, उसके इस्तेमाल किए हुए खाने को यूज करते हैं, अदरवाइज उससे शारीरिक रूप से टच करते हैं, तो उसको जो हुआ है वो रोग चेचक बड़ी माता हमको भी हो सकता है या होता है। ठीक है, दोनों तरीके हैं इसे होने का। ठीक है, अब इसका लक्षण कौन कौन से हैं भाई? तो लक्षण देख लेते हैं। ज्वर, सिर में दर्द, जुकाम व उल्टियां होती है। ठीक है, 3-4 दिनों में के बाद मुंह पर लाल दाने निकल आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ज्वर होता है, ठीक है, बुखार आता है, सिर में दर्द भी होने लगता है, उल्टियां भी होती है, 3-4 दिन में मुंह पर लाल दाने आ जाते हैं। ठीक है, दाने अंत में जल स्फोटों में बदल जाते हैं। जल स्फोटों मतलब 2 प्रकार के शरीर में दाने आते हैं। इसमें एक में सिर्फ ब्लड आता है और कई प्रकार के आउटसाइडर पदार्थ निकलते हैं। लेकिन ये जो दाने रहते हैं जो बड़ी माता के, उसमें जल स्फोट मतलब जल भरा रहता है, तरल साफ द्रव भरा रहता है। ठीक है, ये बाद में निशान छोड़ जाते हैं, सूखने के बाद निशान छोड़ जाते हैं। ठीक, याद रखना ये बड़ी माता का लक्षण है। और उपचार में देखें तो रोगी के संपर्क में आने से बचना चाहिए उपचार में। ठीक है, जो भी रोगी है उसके संपर्क में आने से बचना चाहिए, उसके कपड़ों का और बाकी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और चेचक का बकायदा यहाँ पे टीका लगाया जाता है। ठीक है, टीका लगाया जाता है। अब अगला देखते हैं हम लोग, तो अगला क्या है? छोटी माता। ठीक है, छोटी माता के बारे में देखते हैं। तो छोटी माता अगला जो बीमारी है वायरस से होने वाला, उसका कारक क्या है भाई? तो कारक है वेरिसेला विषाणु। ठीक है, वेरिसेला विषाणु छोटी माता का कारक है। ये भी इसके अगर हम लोग देखें तो प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर में फैलता है ये छोटी माता। और कारक वेरिसेला विषाणु आप लोग याद रखिए, चेचक का भी वेरियोला विषाणु है और इसका वेरिसेला विषाणु। सम डिफरेंस बिटवीन चेचक एंड छोटी माता, स्मॉल पॉक्स एंड बिग पॉक्स, है ना। तो इसमें डिफरेंस है, तो आप याद रखिएगा वेरियोला और वेरिसेला में। ठीक है, इसका कारक है। ये संपूर्ण शरीर को इन्फेक्टेड करता है। साथ ही साथ संक्रमण कहाँ होता है भाई? तो संक्रमण कैसे होता है? श्वास और छींकों के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति किसी को श्वास ले रहा है या श्वास के जरिए या छींकों द्वारा ये फैलता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर रोगी के व्यक्ति के उसके कपड़े इस्तेमाल करने से भी ये फैलता है। ठीक है, अब इसके लक्षण बताते हैं, सिम्टम्स कौन कौन से हैं। तो लक्षण देखते हो, शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ठीक है, शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और हल्का बुखार होता है। जोड़ों में दर्द होता है। जोड़ों में मतलब आपकी यहाँ पे एल्बो कोहनी में दर्द हो सकता है, घुटने में दर्द हो सकता है और अपने कलाइयों में और आपके टांग के जो जोड़ है वहां पर भी दर्द होने लगता है। तो जोड़ों में दर्द होने लगता है और दर्द इतना ज्यादा भी नहीं रहता, हल्का दर्द होने लगता है इसमें स्मॉल पॉक्स में। ठीक है, और इसका उपचार क्या है देख लेते हैं। उपचार में देखें, सीधा उपचार नहीं, इसका रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखना। ठीक है, रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखना, साफ कपड़े पहने और इसका टीका लगता है। ठीक है, छोटी माता का टीका आप हॉस्पिटल में जाके लगवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वायरस से होने वाला बीमारी को ओर। तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन है और इस प्रकार के वीडियो हम आप सभी के लिए लाते हैं और वीडियो बनाने में थोड़ा सा आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे
वीडियो है उसको आप लाइक करें और शेयर करें ताकि जरूरतमंद लोगों के पास इस प्रकार के वीडियो पहुंच सके और वो अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सके। चलिए अगला देखते हैं रेबीज। ठीक है, रेबीज कैसा होता है भाई, तो देख सकते हो रेबीज के कारक क्या है, तो रेबीज विषाणु है रेबीज के कारक, और ये किसको प्रभावित करता है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है रेबीज, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है रेबीज। ओके, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र देख सकते हो आप लोग। तंत्रिका तंत्र यहां पे देख सकते हो, और ये कैसे तंत्रिका तंत्र, और इसमें क्या होता है कि प्रभावित, ठीक है, होता है तंत्रिका तंत्र से। संक्रमण के बाद करें तो यहां पे ऐसे जानवर, ठीक है, संक्रमण में देखिए ऐसे जानवर के काटने से होता है जिसमें रेबीज विषाणु विद्यमान हो, जैसे पागल कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। तो मैं आपको बता दूं, जो पागल कुत्ते हैं, बिल्ली हैं और बंदर है और भेड़िया है, इसके काटने से क्या होता है, रेबीज होता है। इसीलिए कुत्ते, बिल्ली इत्यादि से दूरी बना के रखना चाहिए। ठीक है, कुत्ते, बिल्ली इत्यादि से दूरी बनाकर रखना चाहिए। पागल कुत्ते के काटने से, और बिल्ली है, बंदर है और भेड़िया है। ठीक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो रेबीज जो विषाणु देखा गया था, किसमें देखा गया था, भेड़ियों में, है ना। भेड़ियों में भी ये पाया जाता है क्योंकि कुत्ते की प्रजाति है, वो जंगल में रहने वाला भेड़िया, हम लोग जो उसी प्रजाति को पालते हैं और वो पेट एनिमल बना के रखे हुए, तो उसमें पाया जाता है। ओके, और इसके लक्षण के बारे में बात करें तो लक्षण क्या है, तो लक्षण है इसमें सिर दर्द, गले में दर्द, सिर में भी दर्द होगा, सांसत गले में भी दर्द होगा, हल्का बुखार होगा, और 2 से 10 दिन तक प्रारंभिक लक्षण घाव के साथ चिलमिलाहट, जहां पे घाव रहता है उसमें चिलमिलाहट आपको महसूस होगा, घाव वाले स्थान पे। साथ धीरे धीरे शोर, तेज रोशनी, ठंडी हवा, प्रतिरोगी असहनशील हो जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि जहां पे घाव है उसमें चिलमिलाहट आपको महसूस होगा, और तेज रोशनी से भी आपको दिक्कत होने लगेगी, ठंडी हवा के प्रति असहनशील महसूस होने लगेगा आपको, और साथ ही साथ आपको पानी से भी डर लगता है। ठीक है, पानी से डर लगने लगता है, जिसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, पानी से डर लगता है इसमें। और एक चीज, अगर इस रोगी को समय पर उपचार न दिया जाए तो इसकी मृत्यु तक हो जाता है। तो देखिए कितना एक खतरनाक बीमारी है रेबीज। और मैं यहाँ अधिकतर बच्चे लोग कुत्ते, बिल्ली के पास ऐसे रहते हैं, तो उनको इससे दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डेंजर डिसीज के श्रेणी में आता है। अब इसके उपचार क्या है, तो इसके उपचार यहाँ पे देख सकते हैं। उपचार यहाँ पे है, रेबीज के टीके लगाना चाहिए। ठीक है, घाव को शुद्ध कार्बेलिक या नाइट्रिक अम्ल के से दाग देना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे घाव को रेबीज रोधी टीके लगवाना चाहिए। घाव को खूब साबुन से धोकर, साबुन या फिर यहाँ पे साबुन को धोने के लिए अलग अलग प्रकार के मेडिसिन के इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगला रोग है गलसुआ। ठीक है, गलसुआ रोग है अगला। तो देखते हैं गलसुआ रोग को के कारक क्या है। तो गलसुआ रोग के कारण मम्पस वायरस, देख सकते हो आप, मम्पस वायरस के कारण गलसुआ रोग होता है, और ये लार ग्रंथि को इन्फेक्टेड करता है। ठीक है, तो लार ग्रंथि, जहां पे आपके लार ग्रंथि मुंह में रहता है, जो लार क्या करता है, भोजन को लुगदी बना के रखता है ताकि आपके अमाशय तक पहुंचने में वो कारगर साबित हो। तो मम्पस वायरस के कारण गलसुआ रोग होता है और लार ग्रंथि को इन्फेक्ट करता है और इन्फेक्ट करता है। ठीक है, और ये कैसे संक्रमित होता है, तो विषाणु का प्रसार रोगी के लार से होता है। ठीक है, विषाणु के प्रसार कैसे होता है, रोगी के लार से होता है। जैसे कोई रोगी है तो उसके लार के द्वारा विषाणु को प्रसार और होता जाएगा। ठीक है, पूरे शरीर में। अब देखते हैं गलसुआ रोग, तो यहाँ पे इसके लक्षण कौन कौन से, कैरेक्टर से देखते हैं, सिम्टम देखते हैं। तो प्रारंभ में झुरझुरी, सिर दर्द एवं कमजोरी, 1-2 दिन बुखार रहने के बाद कान के नीचे स्थित पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। ठीक है,
कान के नीचे जो पैरोटिड ग्रंथि होती है उसमें सूजन आने लगता है और सिर में दर्द, कमजोरी महसूस होने लगता है, झुरझुरी प्रारंभ में होने लगता है, बुखार हो जाता है। तो ये क्या है, आपके लक्षण हैं, जिसको गलसुआ रोग बोला जाता है, याद रखिएगा। अब इसके उपचार क्या है भाई, तो उपचार में हम देखते हैं तो उपचार इसका भी बेहतरीन है, टेरामाइसिन। टेरामाइसिन के इंजेक्शन लगवाना चाहिए, ठीक है, टेरामाइसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला है हेपेटाइटिस यानी पीलिया। अगला क्या है, हेपेटाइटिस है यानी पीलिया है, जो वायरस से होने वाला रोग है, हेपेटाइटिस है ना, या पीलिया, जिसको हम दोनों तरीके से जान सकते हैं, हेपेटाइटिस या पीलिया। अब ये किसके कारण होता है, हेपेटाइटिस विषाणु के कारण होता है, इसके कारक हेपेटाइटिस विषाणु है। और ये प्रभावित अंग कौन सा है भाई, तो प्रभावित अंग यहाँ पे देख सकते हो यकृत है, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। हेपेटाइटिस का प्रभावित अंग यकृत है, जिसको लीवर हम लोग कहते हैं, है ना, इंग्लिश में। अब यहाँ पे देखते हैं संक्रमण कैसे फैलता है हेपेटाइटिस पीलिया का, खाने के वस्तुओं द्वारा। किसे फैलता है, खाने के वस्तुओं द्वारा फैलता है। ये खाने की वस्तुओं द्वारा ये जो हेपेटाइटिस है वो फैलता है, तथा रुधिर आधान के द्वारा फैलता है। रुधिर आधान के द्वारा कैसे, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना ब्लड चढ़ा रहा है, उससे भी हेपेटाइटिस पीलिया रोग होता है, ठीक है। अब इसके लक्षण को हम कैसे पहचानेंगे, तो लक्षण को पहचानने के लिए यहाँ पे सीधा सा सिम्टम्स है, आंखें और त्वचा पीली हो जाती है, ठीक है, आंखें त्वचा क्या हो जाते हैं, पीली हो जाती है। पेशाब भी पीला हो जाता है, अगर आपका पेशाब पीला हो रहा हो, अगर आपके आंखें और त्वचा, अगर आपके बॉडी की स्किन जो पीला हो रहा हो, और साथ ही साथ तीली की कार्य क्षमता घट जाती है, खून में पित्त बढ़ जाता है, भूख नहीं लगती, तो आप डेफिनेटली मान सकते हैं कि ये आपको पीलिया है, ठीक है। ये एकदम बेसिक सा सिम्टम है जिसे डॉक्टर भी पहचानते हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन या फिर आगे का सजेशन देते हैं आपको, ठीक है। अब देखते हैं इसका उपचार क्या है, तो यकृत के इंजेक्शन, दही, गन्ने का रस, हरी साग सब्जी, बिना तेल का सेवन तथा आराम करना, ठीक है। जो भी रोगी है उसके उपचार के लिए आराम भी करना चाहिए और दही का इस्तेमाल करना चाहिए, ओके, गन्ने का रस इस्तेमाल करना चाहिए और यकृत के जो इंजेक्शन होता है वो लगवाना चाहिए। तो आपका जो पीलिया, जो हेपेटाइटिस रोग है वो ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं दो फेमस रोग है, आगे देखते हैं इसका वायरस का और भी ज्यादा, ठीक है। तो वो है एड्स। एड्स के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो एड्स रोग होता है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देख सकते हो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसको बोला जाता है एड्स, शॉर्ट में एड्स बोलते हैं, और उसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहा जाता है। ये किसके कारक फैलता है, इसके कारक क्या है, तो उसके कारक है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसको शॉर्ट में HIV बोला जाता है। अब ये किसको प्रभावित करता है भाई, तो श्वेत रक्त कण को प्रभावित करता है, याद रखिएगा, श्वेत रक्त कण को प्रभावित करता है एड्स। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके संक्रमण कैसे फैलता है, तो रुधिर आधान तथा यौन संबंधों से प्रसार, संदूषित सीरिंज से भी होता है, इसका संक्रमण होता है, ठीक है। अगर आपको किसी दूसरे का ब्लड चढ़ाया जा रहा है बिना टेस्ट का, तो उससे भी आपको एड्स हो सकता है। असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा भी आपको एड्स हो सकता है, साथ ही साथ दूसरी सीरिंज के उपयोग से भी आपको एड्स हो सकता है। जितने सारे आपके पास संक्रमण होने के कारण हैं, तो आप देख सकते हो रुधिर आधान, यौन संबंधों और दूषित सीरिंज से, ओके। आगे देखते हैं तो इसमें कौन कौन से हैं, देख सकते हो आप कि इसके लक्षण कौन कौन से हैं। रोग प्रतिरोधकता क्षमता समाप्त हो जाती है, शरीर जगह जगह फूल जाता है। तो याद रखिए, जब भी आपको एड्स हो जाएगा या फिर किसी को है, तो आप कैसे जानेंगे इसका कैरेक्टर क्या है, इसका सिम्टम क्या है, तो उसके रोग प्रतिरोधकता क्षमता जो रहता है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। साथ ही साथ शरीर जगह जगह फूल जाता है, चाहे आपका हाथ में है, पेट में, पीठ में, वहां सूजन होने लगेगा और खून का जो संचार है वो अव्यवस्थित हो जाएगा, ठीक है।
व्यवस्थित हो जाता है और शरीर जो है अत्यंत कमजोर पड़ने लगता है, बीमारी से लड़ने की सक्षम नहीं हो पाता। ठीक है, शरीर में जो है बीमारी को लड़ने के लिए जो कैपेसिटी होता है, रोग प्रतिरोधकता क्षमता, वो कमजोर पड़ने लगता है और जगह जगह सूजन हो जाता है। ये एड्स के लक्षण हैं। और इसका उपचार देखें तो इसका कोई सीधा उपचार नहीं है। ठीक है, एड्स का इसमें देखें तो असुरक्षित यौन संबंधों से बचना चाहिए, किसी का भी ब्लड डायरेक्ट नहीं, बिना टेस्ट का नहीं चढ़ाना चाहिए और दूसरी सिरिंज का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये इसका उपचार में से है। ठीक है, अगला देखते हैं वायरस से और कौन सा रोग होता है। तो अगला है हमारा ट्रेकोमा। ट्रेकोमा रोग है जो वायरस से होता है। ट्रेकोमा यहां देख सकते हो, ट्रेकोमा रोहा। कई ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे ट्रेकोमा रोहा होता क्या चीज है। ये वायरस से होने वाला रोग है स्टूडेंट, और ये किसके कारण होता है, तो ये भी विषाणु के कारण होता है। ठीक है, विषाणु के कारण होता है। अब देखें ये कहां पे होता है, तो प्रभावित अंग आंख की कॉर्निया। आंख की कॉर्निया सभी जानते हो, आंख की कॉर्निया में ये रोग होता है। आंख की कॉर्निया मतलब सामने वाला आंख के भाग में जो कॉर्निया रहते हैं वहीं पे रोग ये होता है। ठीक है, अब इसके प्रसार की बात करें, प्रसार में तो स्टार्टिंग में प्रसार में बात करें तो इसका कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे कारण हैं। खाने पीने संबंधी से भी है और टच, बाहरी टच के कारण ये इसके संक्रमण फैलने का माध्यम है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसके लक्षण कौन कौन से हैं। तो लक्षण, आंख लाल हो जाती है, कॉर्निया में वृद्धि हो जाती है। आप देखेंगे जिसका आंख लाल हो जाता है, साथ ही साथ कॉर्निया में वृद्धि हो जाती है, जिससे रोगी निद्राग्रस्त सा लगता है। रोगी को नींदग्रस्त लगेगा, महसूस होगा, कॉर्निया में वृद्धि हो जाएगी, आंख लाल हो जाएगा, आंख में दर्द बना रहता है, पानी आता है, दृष्टि कमजोर हो जाती है। तो ये ट्रेकोमा के लक्षण हैं। ठीक है, इसके लक्षण है दोस्तों, तो स्टूडेंट्स ये ट्रेकोमा का लक्षण है। अब देखेंगे इसको उपचार क्या है। तो इसका ट्रीटमेंट है भाई इसका एंटीबायोटिक्स और पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटोन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो रोगाणुरोधी एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना चाहिए और पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटोन का प्रयोग करना चाहिए ट्रिकोमा के लिए, ताकि आपको राहत मिले। तो आज कुछ इस सेशन में हमने आप सभी को बताया कि कितने प्रकार के वायरस से होने वाला रोग है और इनके प्रभावित अंग कौन कौन से हैं, इसके लक्षण कौन कौन से हैं, कारक क्या है और उपचार क्या है। इस सभी के बारे में हमने आप सभी को अवगत करा दिया है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी प्रकार के और साइंस रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आपके कमेंट के हिसाब से हम लोग और वीडियो लाएंगे जो बहुत ज्यादा सिलेक्टेड और आए हुए क्वेश्चन होंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। उसी प्रकार के प्रश्न और टॉपिक को लेकर हम लोग अपने चैनल में वीडियो बनाते हैं, वो सम्मिलित करते हैं। जो मोस्ट जो स्टूडेंट है उनको डिमांडेबल रहता है इस प्रकार के टॉपिक।